तो हेलो दोस्त लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी इस बुक का नाम है मॉडर्न एबीसी। मॉडर्न एबीसी जो होता है एक ऐसा बुक है जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो उससे पहले आपके कुछ बेसिक्स भी है जो आप इस बुक से काफ़ी ईजिली रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले देखेंगे 1 मिनट, सॉरी, ये आई थिंक पार्ट 2 आ गया है। लेट मी चेक, वेट फॉर 1 सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर जिसका नाम है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। तो शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैलेंज पे जुड़ना चाहते हैं, चैनल पे आने वाले नए वीडियो को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ एज़ यू कैन जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाकी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। और स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ वो भी आप नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, इससे 1 मिनट काफ़ी ज़्यादा कुछ इसमें दे रखा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है और ये कुछ आपको डॉक्ट्रिन्स थियोरी है बायोलॉजी, मतलब कि जो बड़े बड़े थियोरी जिस डॉक्टर ने दे रखे हैं तो उनके नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये रहे आपके सारे चैप्टर्स, यूनिट 5 तक इसमें दे रखे हैं। एटलीस्ट में 22 चैप्टर्स है। ये फिर से हमारे कुछ फादर्स ऑफ, मतलब बायोलॉजी में बहुत से फील्ड में ये आपको फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बॉटनी कौन है, सब भी दे रखे हैं। ये कुछ आपके फुल फॉर्म्स दे रखे हैं और उसके एब्रीविएशन इस साइड दे रखे हैं। ये कुछ चैप्टर्स। अब हमारा स्टार्ट हो गया है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जो कि यूनिट 1 का डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पहला पार्ट है। इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं द लिविंग वर्ल्ड में होता क्या है। जैसे कि हम लोग जब भी कोई लिविंग को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आइडिया होता है कि लिविंग होता क्या है। तो पहली बात ये है कि लिविंग एक ज़्यादा कुछ नहीं, लिविंग एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर है जो कि ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ वास्तव में जीता है या नहीं। अब पहली बात ये कि जो भी इंसान जीता है, ये जो लाइफ होता है ना, उसके पीछे कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे कि जो जीवित प्राणी होता है या फिर वो कोई ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई भी जो भी लिविंग होता है, उसका मोस्टली वर्क जो होता है, उसका जो मेन फीचर होता है वो होता है मूवमेंट। मतलब जितने भी जो जीव है वो मूव कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और तो और कंसियसनेस कर सकते हैं, और भी मेटाबॉलिज्म, और भी बहुत सारे प्रोसेस जो कि एक लिविंग पर्सन शो करते हैं। नॉर्मली देखा जाए इसमें लिविंग प्रोसेस में पहला जो होता है, पहला प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, देखो ग्रोथ जो होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी है जहाँ पर क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर कुछ बदलाव आना, मतलब कि पहले से ज़्यादा दूसरे में कुछ, मतलब कि उसका वेट में बदलाव आ जाना, या फिर उसके अंदर किसी तरह के नए बदलाव। जैसे कि कुछ लोग देखे हो, जैसे आप कभी कभी क्या होता है कहीं पे आप कचरा रखते हो तो उस कचरा में क्या होता है, आज कम रहता है, कल ज़्यादा फेंकने के कारण उसमें क्वांटिटी बढ़ता है, जिस कारण से हम कहते हैं कि कचरा का संख्या बढ़ गया, यानी कि वहाँ पे तक गार्बेज का ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। या फिर आप लोग माउंटेन पे देखते होंगे, पहाड़ पर, तो पहाड़ पर क्या होता है कि वहाँ पर कभी कभी ठंड के मौसम में एक बड़ा सा बर्फ़ का लेयर बन जाता है, जिस कारण से माउंट एवरेस्ट का हाइट बढ़ जाता है, जिस कारण से हम लोग कहते हैं दैट इज़ अ ग्रोथ। एंड ऑल्सो आप रिमेंबर करें तो हमारा जो बॉडी होता है, उस बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ मैल जम जाता है या फिर कुछ अदर डस्ट जम जाते हैं, जिस कारण से कुछ मिली माइक्रो वेट तक हमारे शरीर का बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता तो है। तो ये सभी ग्रोथ के एग्जाम्पल है। और वैसे भी ग्रोथ जो होता है वो कुछ 2 टाइप का होता है। एक ग्रोथ होता है आपका इंटरनल ग्रोथ, एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। अगर नॉर्मली देखा जाए तो
जितने भी जो मैंने पहाड़ एग्जांपल लिए, जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ से जो बर्फ़ जमते हैं, वो बर्फ़ का जमना जो होता है वो एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाता है। या फिर हमारे एक्सटर्नल पार्ट पे जो भी मतलब बाहरी ग्रोथ होता है ना, वो नॉर्मली उसे हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं। जैसे कि आपका कभी कभी पेड़ के ऊपर कुछ गंदगी चिपकना, मतलब बहुत सारे एग्जांपल कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और देखा जाए इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है सेल डिवीज़न होना या फिर अंदर से शरीर का बढ़ना, जो कि नॉर्मली एक लिविंग में ही देखा जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, हम जानते हैं ग्रोथ जो होता है एक लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट ग्रोथ में एक पार्ट होता है जिससे हम लोग बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ, जो कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आ सकता है, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही होता है, अदर नॉन लिविंग में शो नहीं कर सकता। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस, सीधी लैंग्वेज बोला जाए तो ये होता है प्रजनन। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एक गिविंग बर्थ प्रोसेस। मतलब जब भी कोई जीव जो होते हैं वो किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। और देखा जाए तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ज़रिया है जिस माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने आने वाले संतान को कंटिन्यू बना सकता है। और अगर कोई व्यक्ति जो वास्तव में रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उससे क्या होगा कि उसके आने वाले संतान एवं उनके बहुत सारे पीढ़ियों में दिक्कतें आ सकती, जैसे कि उनका संतान ना होने से उनका जो परिवार होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और तो और देखा जाए तो नॉर्मली रिप्रोडक्शन करने के लिए नॉर्मल सिर्फ सिंगल वुमेन से काम नहीं चलता है, इसलिए 2 कपल का भी होना ज़रूरी है। और एक और कुछ उसमें फीमेल पार्ट में फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल पार्ट में मेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिस कारण से आगे जाके बहुत सारे लंबे प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर ध्यान से समझ जाए कि काफ़ी मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए अगर आप रिप्रोडक्शन करना चाहते हो, और ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि चाइना के अंदर कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ गया था, बट हमारा इंडिया जो है उसको फाइनली डिफीट कर चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नए नए टाइप के रिएक्शन होते हैं। वो रिएक्शन को अगर आप ध्यान से समझो तो वो रिएक्शन और कुछ नहीं, हमारे पेट में खाना का पचना, या हमारे पेट में खून का जो चलना होता है, या हमारे पेट में बहुत सारे मतलब शरीर में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। हमारा ब्रेन कॉन्टीन्यूसली वर्क करता है, और तो और हार्ट, किडनी, लीवर, हर एक पार्ट कुछ ना कुछ वर्क करता रहता है। उस वर्क करने के लिए उसको कंटिन्यू एक बोलते नहीं है केमिकल चाहिए, और वही उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं बट हमारे शरीर के अंदर जो भी काम होते हैं उन सारे काम को एक शॉर्ट लैंग्वेज में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म यही चीज़ है, ठीक है ना। और इसी को अदर बुक्स में लिखा गया है, एंड मेटाबॉलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ थिंग्स which can occur in our body, and metabolism is a type of constructive and deconstructive rate of human body chemicals। और भी बहुत सारे पता नहीं क्या क्या डिफिनेशन लिखा होता है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा एज बढ़ता है उसी तरह से मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप बढ़ जाते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक ऐसा पार्ट है मेटाबॉलिज्म का जहाँ पे क्या होता है कि सेल काफ़ी जल्दी डिवाइड होते हैं और हमारा ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है। जैसे कि देखा जाए तो एक जब जैसे कोई बच्चा होता है वो धीरे बड़ा होता है, तो मान लो उसे कोई चोट लग गया या फिर कुछ हो गया तो उसका बॉडी काफ़ी जल्दी रिकवर होता है एज़ कम्पेयर टू द किसी भी बड़े इंसान। बट वहीं पर अगर देखा जाए किसी एजेड इंसान का, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया 30 ईयर्स के बाद, तो उसका जो बचने का चांस होता है मतलब वो परमानेंट लंगड़ा तक हो सकता है। मतलब कहा जाए तो उसका पैर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर होने लगता है, यही सब बात है। तो एनाबॉलिज्म कब होता है? जैसे हमारा एज जो बढ़ता है तो एनाबॉलिज्म बढ़ता है, लेकिन पार्टिकुलर टाइम के बाद हमारा कैटाबॉलिज्म का बढ़ना शुरू हो जाता है। कैटाबॉलिज्म कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा शरीर का जो रिएक्शन करने का जो एबिलिटी होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिकंस्ट्रक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म का कंप्लीट लेक्चर। अब मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के दोनों को ही साथ में हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और पहली बात ये एनाबॉलिज्म हम लोग बच्चों में देखते हैं, और कैटाबॉलिज्म धीरे धीरे जैसे सीनियर्स होना शुरू होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में देखा नहीं जा सकता है। हर लिविंग के अंदर ये एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म होना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर उसमें अगर
एनाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। और कैटाबॉलिज्म करने का मतलब है उसका धीरे धीरे जैसे कैटाबॉलिज्म बढ़ता है उस इंसान का बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, जो कि एक निशानी है। और फाइनली ये फीचर शो तो कर रहा है कि वो लिविंग बीइंग्स है। ये नॉर्मली लकड़ी या फिर किसी भी अदर नॉन लिविंग पार्टिकल्स में शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में ही देखा जा सकता है। आप ऐसा कोई चीज़ भी नहीं होता है जिसके अंदर ऐसा प्रोसेस होता हो कि वो चीज़ अभी बच्चा हो, बाद में जवान हो गया, ये जवान से बूढ़ा हो गया। ये नॉर्मली लिविंग बीइंग्स में ही देखा जा सकता है। जैसे प्लांट में भी देखा जाता है, बट प्लांट में क्या होता है कि उसका ग्रोथ रेट होता है वो कॉन्टीन्यूसली होता है। मतलब प्लांट का जब तक जितना मतलब कि साल जिएगा उसका ग्रोथ नहीं रुकता है। जबकि इंसान में क्या होता है, जैसे आज वो मान लो कि कुछ कम एज का है, मान लो कि कोई इंसान 10 साल का है, अब 10 साल के बाद वो 15 साल होगा, मतलब उसका हाइट ग्रोथ या वेट बढ़ेगा। फिर उसके बाद 30 साल होगा, फिर 40, एक पार्टिकुलर टाइम आएगा जिस एज में वो बूढ़ा हो जाएगा और उसका जो ग्रोथ होना धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिस कारण से वो अपने शरीर को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं और आने वाले समय में उनका मृत्यु तक हो जाता है। लेकिन उसके बाद ग्रोथ होना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। लेकिन प्लांट में जस्ट उल्टा होता है। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड है। जब तक प्लांट जिंदा है तब तक उसका ग्रोथ होता रहेगा। अब प्लांट के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग मेटाबॉलिज्म टाइप के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और ये काफ़ी ज़रूरी भी है एक लिविंग बीइंग्स का फीचर शो करने के लिए। और हमारा लास्ट जो पहला तो हमारा था जो ग्रोथ था, सेकंड हमारा था रिप्रोडक्शन और थर्ड हमारा था मेटाबॉलिज्म। एक बार मैं फिर रिकैप कर देता हूँ। ग्रोथ जो होता है किसी बॉडी के ऊपर कितना ज़्यादा बदलाव आया, कितना ज़्यादा उसका वज़न मतलब उसमें आया नहीं आया, या उसका हाइट बढ़ा, मतलब किसी से बढ़ना है, चाहे हाइट बढ़े, वेट बढ़े, उसका कुछ भी बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए, जिसे लोग ग्रोथ कहते हैं। जो कहीं उससे कुछ बदलाव आना चाहिए, किसी चीज़ में कुछ बदलाव आ रहा है इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये बेबी बर्थ प्रोसेस है जहाँ एक बच्चे को जन्म दिया जाता है और उसमें दोनों ही मेल फीमेल की ज़रूरत होती है। और मेल के अंदर एक मेल गैमेट पाया जाता है और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट पाया जाता है। अब मेल गैमेट नॉर्मली मेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज़ होता है और फीमेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज़ होती है। और तो और लास्ट हमारा इसके बाद था हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होने वाले सारे के सारे रिएक्शन को एक शब्द में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कंटिन्यू हमारे शरीर में रिएक्शन बढ़ता जाता है, मतलब कि कोई भी चीज़ हुआ तो हमारे काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, जो कि नॉर्मली एजेड लोग में देखा गया है। अब हमारा लास्ट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक ऐसा पार्ट है मतलब कि यहाँ लिविंग बीइंग्स का मतलब ऐसा फीचर है जो भी कहीं ना कहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे देखा जाए नॉर्मली तो धरती में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसको अगर मान लो कोई आपका दोस्त है, कहने को थोड़ा फनी लगता है बट जस्ट सपोज डैट कि आपका कोई दोस्त है, अगर आप उसे एक चांटे खींच के देते हो तो वो भी बदले में आपको एक चांटे दे सकता है। अब मान लो चांटा नहीं दिया तो रिस्पॉन्स तो वो करेगा, जो कि दिखलाता है कि वो लड़का जिंदा है, ठीक है। हर जीव जो होता है अगर आप उसको छेड़ते हो तो उसके बदले में आपको कुछ रिस्पॉन्स आता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड कि वो जीवित है। और ये देखा गया है कि बहुत सारे धरती पे जो भी जीव है उसमें कॉन्शियसनेस होता ही है। जैसे आप सनफ्लावर देखते होंगे, सनफ्लावर में एक ऐसा फीचर है कि जैसे मान लो कि आपको कोई प्लांट देखता है, बोलोगे कि प्लांट कहाँ रिप्लाई देता है, प्लांट मूव नहीं करता है, तो ऐसे कुछ नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे भी है, जैसे मैं बताता हूँ। आपने ये देखा होगा बचपन में एक सनफ्लावर आता है, ठीक है। सनफ्लावर का काम क्या होता है, कभी कभी सनफ्लावर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर दो, ठीक है, तो वो जब सुबह सन सेट होता है, जब सूरज उगता है तो वो सूरज के डायरेक्शन में ही अपना पंखुड़ी कर लेता है। या फिर आपने एक छुई मुई प्लांट भी देखा हो जिसको छूते ही वो अपने अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसको वो बंद कर लेता है, फिर जैसे तुम हटाओगे वो वापस उसको खोल लेता है। और कुछ तुम्हारे इंसेक्टिवर्स प्लांट भी होते हैं जो कीड़े खाते हैं, तो ये सभी प्लांट में भी ये चीज़ हो सकता है। बट बात आता है क्या कॉन्शियसनेस हर वक्त डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हाँ वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे कि जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है या उसके साथ कोई बड़ा सा दुर्घटना होता है तो उस टाइम क्या होता है, उस व्यक्ति के दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है, जिस कारण से वो व्यक्ति जो होता है काफ़ी लंबे समय तक एक जीवित लाश बन के रहता है, जिस कारण से वो बस हर चीज़ कर सकता है, बट वो इंसान सुन सकता है लेकिन देख भी सकता है, बट वो सदमे में होता है, जिस कारण से वो उसे कुछ याद नहीं होता है और
वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लिविंग्स नहीं है। तो देखा जाए तो कॉन्शियसनेस जो होता है, कॉन्शियस मतलब तुरंत में जो होता नहीं है, तुम जवाब दे देना, मतलब कि तुरंत पे रिप्लाई आना, मतलब होता नहीं है तुम उसको टच कर दो थोड़ा सा हिल जाए, मूव कर जाए, ऐसा कुछ होना, ठीक है। तो ये सब बात होना चाहिए। और कोमा में जाने का कोई व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी स्टेबल रहता है, काफ़ी मरा हुआ टाइप का, कैसे तो डेड बॉडी, मतलब लाइव रहता है बट डेड बॉडी की तरह पड़ा रहता है, जो कि एक एग्जांपल है कि वो बंदा मूव तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भी नहीं को मरा हुआ है। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा लाइफ का। अब बात यहाँ नहीं आती, समटाइम्स बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जिसमें हमारा पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, जो भी एग्जांपल है कि हम लोग भले ही उस टाइम वो इंसान देख सकता है, आई नो, फील कर सकता है, आई नो, वो सुन भी सकता है, बट उसका पूरा शरीर इतना जकड़ जाता है कि वो बंदा उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाता है। जिसका मतलब ये है कि कोई इंसान अगर मूव नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मरा हुआ है, वो भी एक जीवित प्राणी के अंदर ही आता है। तो ये सारे फीचर हैं हमारे लिविंग्स के। तो लिविंग के मेन फीचर कौन कौन से हैं? तो हमने पहला जाना था ग्रोथ, दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन, तीसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म, चौथा है हमारा कॉन्शियसनेस। तो ये कम्प्लीटली हम इसको जान चुके हैं कि लाइफ कुछ इस तरह के होते हैं। और लाइफ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग लाइफ ये दिखाता है, जैसे मान लो एक शॉर्ट फॉर्म में आता है, चलिए मान लो इस को साइड करो। अब कभी कभी आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब हम लोग चलते हैं तो कभी कभी हम लोग का नॉर्मल सांस चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट होते होगे तो आपका बॉडी हाफने लगता होगा, या फिर आपको कुछ अजीब सा फील आता होगा जिसमें आपको सांस फूलने टाइप का, सफोकेशन एंड द मैनी काइंड्स ऑफ जो होता है ना बीमारी, वो हो जाता है। जैसे देखा जाए तो आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने के टाइम आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है, जिस कारण से आप काफ़ी जल्दी सांस लेते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा होम्योस्टैटिस का, क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं दिया है भगवान ने कि हम अपने दिल के धड़कन को या फिर हार्ट रेट को या फिर किसी भी अदर पार्ट को कंट्रोल कर सकें। हम केवल सिर्फ अपने हाथ पैर को ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी हमारे शरीर के अंदर के जितने भी पार्ट है, जैसे हो गया आपके किडनी हो गया, लीवर हो गया, हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है कि उस पार्ट को हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकें, वो अपने आप ही कंट्रोल होता है, ठीक है। यही कारण है कि जब लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को काफ़ी मात्रा में सांस चाहिए, और हमारा जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो फास्ट हार्ट बीट नहीं कर सकता, जिस कारण से हम खुद उस चीज़ को जल्दी सांस को इनहेल करते ताकि हम लोग सांस ले सकें। बट ये जो मेंढक होते हैं या कोई अदर जानवर हो गया, इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप का गुण पाया जाता है। जैसे कि एक मान लो एक मेंढक जो होता है, मेंढक अपने दिल के धड़कन तक को कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक इंसान के बस की बात नहीं है। और मेंढक में डबल फीचर पाया जाता है, ये कि पहला तो वो स्किन से सांस ले सकता है, दूसरा बात ये है कि वो एक मछली के तरह पानी में जीवित रह सकता है। ये सारे प्रॉपर्टी मछली में मतलब ये मेंढक में पाए जाते हैं, ये इंसान में पॉसिबल नहीं है। और तो और देखा जाए कुछ मगरमच्छ भी है। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। अब बात यहाँ पे इतना ही नहीं आता, आपने देखा होगा मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है और वार्म ब्लडेड क्या होता है? देखो हम लोग जो जीव है ना, अगर मान लो कि ज़्यादा ठंड होता है तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर वो हीट होने लगता है, इस कारण से ठंड में आपका बॉडी गर्म हो जाता है, जो कि एक एग्जाम्पल है कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप ठंड को झेल सको, या हमारे अंदर इतना एबिलिटी नहीं हो गर्मी को भी झेल सके। इंसान जो होता है ना गर्मी झेल सकता है ना ठंड झेल सकता है। गर्मी के टाइम में देखो तो आपको पसीने आते हैं, जो कि एग्जांपल है कि आपका बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ताकि आपका बॉडी को ठंडा रह सके। ठंड के मौसम के बॉडी से हीट ले सकता है ताकि आपका बॉडी गर्म रह सकते हैं। तो हमारे अंदर ये फीचर नहीं है। लेकिन जो मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, वो खुद को हर एक मौसम में ढाल सकता है। जैसे कि देखा जाए तो जैसे कि हम लोग मान लो कि एक मगरमच्छ किसी पहाड़ी इलाका पे गया, वहाँ पे क्या होता है कि ठंड के मौसम में मगरमच्छ लोग क्या करते हैं कि एक जगह बैठ जाते हैं, फिर उनके ऊपर काफ़ी लंबी मात्रा में बर्फ़ जम जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि मगरमच्छ मोस्टली क्या करता है, अपनी सांस मतलब हार्ट रेट को, दिल की धड़कन को नॉर्मल करके काफ़ी महीने 2 महीने तक बिना खाए पिए उस जमे हुए बर्फ़ के अंदर जी पाता है। और एक समय के बाद जब बर्फ़ निकलता है तो वो वापस बर्फ़ से निकल के काफ़ी अच्छे तक जी पाता है। यही कारण है मगरमच्छ है। मतलब हम लोग में ये फीचर नहीं, हम लोग को किसी बर्फ़ पे जमा दिया जाए तो हम लोग जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा मतलब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, फिर हमारा चांस कम बचता है। तो ये सब बात भी है।
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर है जो कि जानवर में है बट हम इंसान में नहीं है। जैसे हमारे कुछ बैट्स भी है, चमगादड़ है, जो क्या करता है, ऐसे ऐसे आवाज़ों को सुन सकता है और बंद अंधेरे में बिल्कुल जो हमारा कैमरा तक नहीं दे सकता, वो एक चमगादड़ और उल्लू बिल्कुल अंधेरे में एक बंद रूम में भी वो पूरा क्लियर देख सकता है। उसके अंदर ये एबिलिटी है, बट ह्यूमंस के अंदर ऐसा कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। वो इंफ्रारेड लाइट तक दे सकते, जैसे कि हम लोग फ़ोन चलाते हैं या रिमोट चलाते होंगे तो रिमोट से निकलने एक लाइट निकलता है, जो एक लाइट जो होता है कि इंसान नहीं दे सकता। ये सारी एबिलिटी केवल जानवर के पास ही है। इसी कारण से मोस्टली जो एनिमल होते हैं उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं, बट हमारे अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है। इसे यही कारण है कि हम लोग वार्म ब्लडेड या हॉट ब्लड में आते हैं, ठीक है। यही अब ये हमारे सारे बेसिक चीज़ थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं मेन चैप्टर पे। चैप्टर क्या कहता है हमारा लिविंग बीइंग। देखो इसमें कह रहा है कि द अर्थ इज़ अ होम of about 88.7 million species living beings, and living beings are found in varieties and habitats like mountain, oceans, forest, lakes, desert, hot spring. This shows both intra as well as interspecific ecological conflict as well as the cooperative interaction the life has seen and the felt today hardly be defined or described. The life appeared on the earth millions of years ago. जैसे कि लोग जानते हैं हमारा जो धरती था, धरती कई साल पहले एक बड़ा सा आग का गोला हुआ करता, जैसे जैसे सूरज होता है, तो धरती भी कहीं ना कहीं बिग बैंग थ्योरी के दौरान जो था वो धरती एक आग का गोला था जैसे सन की तरह। बट क्या हुआ, बदलते हुए मौसम के दौरान हमारे धरती पे धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, जिस कारण से हमारी धरती ठंडा हुआ और धीरे धीरे कंटिन्यू हज़ारों सालों तक बारिश होने के कारण धरती पर लाइफ आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे कहा जाता है किसी भी इंसान को चाहे वो कोई भी कीड़ा हो, जानवर हो, उसे जीने के लिए मोस्टली चाहिए हवा, पानी और खाना, जो कि एक बारिश होने के बाद एक माध्यम बन गया जीवित प्राणी को रहने के लिए। फिर धीरे धीरे धरती पर लाइफ शुरू हुआ और नॉर्मली देखा जाए तो करीब 8.7 मिलियंस पहले जो लोग थे वो धरती पे आना शुरू हो गए, ठीक है। और देखा गया तो धरती पे बहुत सारे जगह पाया, जैसे कुछ पहाड़ी इलाका हो गया, कुछ हॉट स्प्रिंग हो गया है, कुछ मतलब अलग अलग टाइप के मौसम होते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा पतझड़ का मौसम होता है कि काफ़ी सुहावना होता है, और कुछ जगह काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है जैसे डेथ वैली कहते हैं, जैसे कि वहाँ टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहाँ पे एक ह्यूमंस सर्वाइव नहीं कर सकता। बट आज के ज़माने में ह्यूमंस ने तो हद ही पार कर दी है। नॉर्मल टेम्परेचर 50 तक पहुँच गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकता था अगर वो कॉन्टीन्यूसली रहता तो। बट किसी इंसान को एक बार भेज को देखो डेथ वैली, बेचारा वो वहाँ बैठ के गर्मी में चाय बना सकता है, इतना गर्मी वहाँ होता है। ये एक कारण है कि हम लोग को समझना चाहिए कि हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए प्लांट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लांट पेड़ पौधा क्या करता है, हमारे मौसम को ठंडा रखता है। अब धरती का ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ठंडा नहीं रहा धरती तो एक समय बाद क्या होगा कि आप ग्लोबल वार्मिंग का रेट बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, देखो हमारे धरती पर बहुत मात्रा में पानी पाई जाती है। आप लोग जानते होंगे 70% पानी बहुत होता है, इतना होता है कि पूरा धरती डूब जाए उसमें। बट बात यहाँ पर नहीं आता, इतना आसान नहीं है कि धरती डूबे। इसका बोलते नहीं है कि इसका चांसेस बहुत कम है कि धरती वैसा कुछ हो, लेकिन चांसेस कम है इसका मतलब ना तो नहीं ना है। तो धरती पर खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस खतरे को रोक तो नहीं सकते, बट कुछ हक मतलब उसके लिए दिखा सकते हैं। जैसे कि आप प्लांट को कम काटेंगे तो मौसम अच्छा बना रहेगा। प्लांट को काटेंगे ना तो जो गाड़ी से निकलता है वो धुआं होता है, वो काफ़ी हीट होता है, उसको कौन लेता है, प्लांट लेता है, बदले में ऑक्सीजन देता है हमें, जो कि हमारे जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट हमें ऑक्सीजन भी देता है, प्लस में हमारे लिए एयर फिल्टर करता है, मौसम रेगुलेट करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, और भी हमारे लिए बहुत अलग अलग खाने देता है, लकड़ी देता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर प्लांट को काटा गया तो जो गाड़ी से निकलते वाले धुएँ हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ हैं, ये सब जो होते हैं इसको कौन लेगा, तो कोई नहीं लेगा। इस कारण से एटमॉस्फेयर में फैलने के कारण हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म होगा और गर्मी बढ़ेगा। गर्मी ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे लिए तो कॉमन सी बात है, बट एक बात सोच के देखना, धरती पे सिर्फ ह्यूमंस नहीं है, कुछ एनिमल्स भी है, कुछ जानवर भी है जिन्हें जीने का पूरा हक है।
तो वो जो होते हैं ना सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा गर्मी में। और तो और एक बात ये तो चलो जानवरों को साइड कर लो, तुम अपने बारे में सोचो। एक धरती पे 70% पानी पाया था मैं मानता हूँ, लेकिन एक धरती पे एक ऐसा पहाड़ भी है, बड़ा सा पूरा एक कॉन्टिनेंट है जो कि इंडिया से भी काफ़ी बड़ा है और वो पूरा ही बर्फ़ का बना हुआ है। कहा जाए तो वो बर्फ़, मैं जानता हूँ कि वो बर्फ़, चलो ठीक है मान लिया बर्फ़ का होना, लेकिन खतरा क्या है? देखो पहली बात ये है उसका पूरा पार्ट बर्फ़ ढका हुआ है। अगर वो बर्फ़ पिघलता है ना तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा। एक बात याद रखो, समुद्र का लेवल बढ़ता है, इसका मतलब ये छोटी बात नहीं है। समुद्र का लेवल बढ़ने का मतलब है बाढ़ का खतरा। तो ऐसे नॉर्मली तो कम होगा, बट एक समय बाद पानी का पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो एक घर को, कैसे कहते हो कि तुम खेलने टाइम में कभी कभी गुस्सा आता हो तो मस्त खिलौनों को मारते हो हाथ से तो उड़ता हो जाता है, कुछ उस टाइप का प्रेशर पानी लगाता है जो कि आते हुए घर को, डैम को तोड़ सकता है। तो एक किसी भी बड़े बड़े पानी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक समुद्र का जो पानी होता है उसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो 2 पहाड़ को चीर सकता है। ये कॉमन सा बात है, ये सब जानना चाहिए। और एक पानी की एबिलिटी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी में आता है, ये बहुत जगह देखा गया है। ठीक है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और तो चलो कोई नहीं, चलो मान लेते यहाँ तक कोई बात नहीं है। बात यहाँ पे ये आता है कि हमारे धरती में बहुत सारे वल्केनो इरप्ट भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। कहा गया एक वल्केनो में खौलता हुआ आग होता है, अगर वो धरती से ब्लास्ट करता है तो कई मात्रा में आग निकलेंगे। और कैन यू नॉट एक्सप्रेस, एक ज्वालामुखी काफ़ी है एक बिहार को ख़त्म करने के लिए। वो एक बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है एक ज्वालामुखी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मौत को हम दावा ना दें। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस आप लोग को अवेयर करना था और कुछ नहीं। तो हमारा ये सब जान लिए, धरती पे जो लाइफ होता है वो करीब मिलियंस ईयर्स अगो है। कुछ जगह बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, कुछ काफ़ी गर्म होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा समुद्री टाइप के, कुछ जगह नमकीन पानी होते हैं। अब नमकीन पानी को हम लोग पी भी नहीं सकते, कारण ये है कि बात नमकीन का नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि जो ऐसे अरबों खरबों बैक्टीरिया जिन्हें हमने कभी अब्जॉर्ब भी नहीं किया, हम सोच नहीं सकते ना, इतने घटिया बीमारी फैलाने वाले जीव जो है वो एज अ माइक्रोस्कोप में तो काफ़ी छोटे लेवल पे, छोटे नहीं बड़े लेवल पर तो काफ़ी छोटे दिखते हैं, वो समुद्र में पाए जाते हैं। तो समुद्र का एक गिलास पानी हमें बीमार करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये सब बात थी हमारे लिविंग यानी धरती के बारे में। अब बात यहाँ पे ख़त्म होता है। और देखो धरती पे जो लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे पूछोगे क्यों? तो कहीं कहीं पे मौसम काफ़ी सुंदर होता है, कहीं पे गर्मी होती है, मतलब अलग अलग टाइप के धरती पे काफ़ी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है जो कि अदर प्लैनेट में नहीं मिलती है। अगर आप मार्स पे जाओगे तो आपको कुछ क्रिएटिविटी नहीं मिलेगा, आपको बस एक सुन्ना सा एक रोड मिलेगा जहाँ बड़े बड़े औकात से बड़े गड्ढे होंगे, इतने बड़े गड्ढे होंगे कि आपका पूरा एक बिहार डूब जाए, उसमें इतना बड़ा गड्ढा होता है। ये इतने बड़े गड्ढे और गड्ढे के अलावा धूल के अलावा और कुछ नहीं मिलता है, जिस कारण धरती दुनिया के पूरे ब्रह्मांड का मैं कह सकता हूँ ऐसा जगह है जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए स्वर्ग है। और इस स्वर्ग को हम लोग बिगाड़ रहे हैं, ये बात है। चलो कोई नहीं, अब चैप्टर पे आते हैं। बातचीत तो चलता रहेगा, फैक्ट भी जानना चाहिए क्योंकि फैक्ट मेक्स योर लाइफ बेटर एंड यू कांट एक्सप्रेस। फैक्ट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस सो मच हाई। तो बात आता है यहाँ पे लिविंग के कुछ कैरेक्टर है, जैसे कि इसमें दे रखा है। पहले बोल रहा है द शेप एंड साइज़। कहा जाए तो जो लिविंग होते हैं ना उसका शेप और साइज फिक्स होता है। पूछोगे क्यों? तो देखो जैसे कि कहा गया है विच गेट मॉडिफाइज सम कंटेंट एंड ऑकर्स एंड द लिविंग बींग्स हैव बीन कॉल्ड मॉर्फस एंड वाइल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज़ कॉल्ड एमॉर्फस। मतलब क्या होता है? देखो लिविंग जो होते हैं ना, मतलब हम लोग जीवित प्राणी हो गए, हम लोग का एक फिक्स शेप और साइज होता है कि एक नाक होगा, एक कान होगा, 2 पैर होंगे, 2 कान होंगे, ये होता है हमारा फिक्स शेप एंड साइज। समटाइम्स वॉल्यूम भी मैच कर ही जाता है, बट एक नॉन लिविंग जो होते हैं जैसे कि फुटबॉल हो गया, कोई भी जो होता है इसका कुछ पार्टिकुलर फिक्स नहीं है। मान लो कभी कभी तुम बैलून के साइड से एक गोला निकाल दो, गोला निकल जाता है, फटे हुए टायर से एक बलून निकल जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। एक नॉन लिविंग थिंग से कोई भी शेप नहीं होता, उसका मन करे तो झाड़ू का शेप बन जाए, उसका मन करे तो किसी भी, लाइक द बेस्ट एग्जांपल जो वाटर क्या है, 5 जेब में डालोगे जेब का शेप लेगा, हाथ में डालोगे हाथ का शेप लेगा, जहाँ डालोगे उसका शेप ले लेगा। कैन यू गेस व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर लाइफ? अपने लाइफ को एक वाटर की तरह बनाओ, हर चीज़ में ढाल लो खुद को,
समझे। और यही कारण है कि जो लिविंग होता है, लिविंग को एमॉर्फस कहते हैं। एमॉर्फस का मतलब इसका फिक्स शेप और साइज होगा, याद कर लो, नोट कर लो। मॉर्फस मतलब उसका फिक्स शेप और साइज होगा, जो कि एक लिविंग का ही होता है। एक होता है अमॉर्फस, इसका मतलब होता है उसका शेप साइज फिक्स नहीं हो सकता, जो कि नॉन लिविंग पार्ट का ही होता है। एमॉर्फस याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट याद करने पर साइंस काफ़ी एडवांस तक जा सकता है। और ये लिटिल बिट वर्ड जो होता है, आपको मान लो बायो पढ़ रहे हो, आई नो दैट, बट केमिस्ट्री में भी ये टर्म्स यूज़ किए गए हैं और ये जूनियर्स लैंग्वेज भी होते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं ये मान चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, यू डोंट नथिंग अबाउट इट, सो इसलिए मैं इतना लंबा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अब आता है ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होता है, देखो ग्रोथ मैंने अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, ग्रोथ एक ऐसा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमारा शेप साइज बढ़ता है। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तब लोग कमेंट कर सकते हो एंड सो ऑन। एनी काइंड ऑफ इशू यू कैन डिस्कस विद मी, बिकॉज हर एक चीज़ का सोल्यूशन बात करके होता है, झगड़ के नहीं। ओके, तो आप प्यारा सा कमेंट लिख सकते हो कि एनी काइंड ऑफ इशू यू हैव सफ़र्ड, देन आप वो चीज़ लिख के डाल दो। अब बात है ग्रोथ का। चलो हमने खुद तो जान लिया है ग्रोथ क्या होता है, किस चीज़ का क्या क्या बदलाव आ रहा नहीं है, वही क्या ग्रोथ है, बट हम लोग एक बार बुक को देख लेते हैं। बुक में कह रहा है ग्रोथ, ये देखो ग्रोथ, ठीक है। पॉइंट 2, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज ए कैरेक्टर बाय इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इंटरनल बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय द प्रोटोप्लाज्म। तो क्या रहा है, देखो लिविंग जो होता है ना, देखो लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। बात देखो, सीधी बात ये है, इतना दिमाग मत लगाओ। लिविंग के अंदर जो ग्रोथ कब होता है, जब उसके अंदर सेल डिवाइड होते हैं। सेल डिवाइड कब होंगे, जब उसके अंदर कौन सी बात है कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो पानी या लिक्विड भरा होता है ना, लिक्विड, उस लिक्विड को सीधी भाषा में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में उसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। तो अब समझ लो, जीव मतलब कि जो सेल जो है जीवित है और द्रव्य जो लिक्विड भर रखा है, तो ये कंप्लीट एक पार्ट है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो डिवाइड करेगा तो नया सेल बनता है, तो उसी को बोल रहा है एक जीवित प्राणी के अंदर ग्रोथ कब होता है, जब उसके शरीर में रिएक्शन कब होगा, जब सेल डिवाइड होगा। सेल डिवाइड कब होगा, जब प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा। प्रोटोप्लाज्म कब डिवाइड होगा, जब उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा, और तब हमारा शरीर का ग्रोथ बनता है, ठीक है। यही इस चीज़ में कह रहा था। अब इसी में कह रहा है, देखो यहाँ से, non-living structure increase in their mostly size due to the external plant and the organism due to the cell division plant for the cell division throughout the life, and the animal shows growth up to the certain age, and the growth in the living organism is called in tissue, क्या लिखा हुआ है, अच्छा, interspecial growth, and is the end of result of the metabolism going in the bodies of all organism। देखो ग्रोथ में मैंने बताया ही था आपको लंबे लंबे लेक्चर में कि ग्रोथ क्या होता है। तो हम लोग में कुछ नए बदलाव आना ग्रोथ होता है, और तो और हमारे अंदर ग्रोथ में भी बहुत सारे फीचर हो गए, जैसे कि हमारे देखो हम लोग जो होते हैं इंसान हो गए, इंसान के अंदर ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवाइड के कारण। और वही जो प्लांट, देखो कोई भी नॉन लिविंग चीज़ होती है, पहाड़ के ऊपर बड़ा सा मिट्टी जम जाना, धूल जम जाना, बर्फ़ का जम जाना, इससे भी पहाड़ का हाइट बढ़ता है, जो कि दिखा रहा है प्लांट का या पेड़ का, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स है उसका ग्रोथ हो रहा है। और वही ग्रोथ एक छोटा नाम दिया गया है, एक्रीशन। एक्रीशन कुछ भी नहीं है, बस नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ग्रोथ हो जाए ना, उसको एक्रीशन कहते हैं, ठीक है। यही सब बात है। और प्लांट का जो ग्रोथ होता है, मैंने बताया ही था कि प्लांट जो होता है मरते दम तक उसका सही ग्रोथ होता है। मतलब मान लो कोई प्लांट ग्रोना शुरू होता है, अब वो जब तक बढ़ेगा, जब तक वो टूट के गिर नहीं जाता या पूरी तरीके से सूख नहीं जाता, तब तक वो बढ़ता रहता है। एक प्लांट के अंदर ये मतलब पूरे ज़िंदगी वो जब तक जीवित है तब तक वो बढ़ेगा। इसलिए प्लांट का लाइफ स्पैन बस एक अनुमान लगाया गया है। हालांकि प्लांट कई बार अपने अनुमानों को पार करते हुए हज़ारों साल तक जी सकते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्लांट में एक ऐसा पार्ट है सिकुआ प्लांट, जो कि अप्रॉक्सीमेट 4000 से 5000 ईयर्स तक जी सकता है, जो कि अभी तक का मोस्ट एक्सट्रीम लाइफ स्पैन है। बट वो हमारे आसपास नहीं पाए जाते, वो काफ़ी अफ्रीका के जंगल में, अलग अलग बड़े बड़े जंगल में पाए जा सकते हैं। और हमारे आसपास में कुछ प्लांट है, जैसे कि जो पीपल का प्लांट हो गया, बनियान का प्लांट हो गया। पीपल का प्लांट होता है उसका 400 से 500 ईयर लाइफ स्पैन है, मतलब कि
वो उतने साल तक जीवित रहता है। पर ज़रूरी नहीं है, कुछ पीपल प्लांट 300 साल भी जीते हैं और कुछ 700 साल भी, कुछ 1000 भी। ये एक अनुमान कहा गया है कि पीपल का प्लांट एवरेज जो होता है लगभग 400 से 500 जी लेता है, अगर उसको कोई छेड़खानी ना किया जाए तो काट लेते हो। ठीक है, तो ये सब बात है। और इसके अंदर जो ग्रोथ होता है उसको हम बोलते हैं इन टिश्यू सेप्शनल ग्रोथ। ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो हमें जाना ही था पीछे, बेबी बर्थ प्रोसेस, एक बच्चे को जन्म देने वाले प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। It is the capability to produce young ones to the similar kind an organism may produce by a sexual or sexual method. A sexual reproduction budding is observed in the yeast, hydra, regeneration, and represents the planaria. Fragmentation occurs in the fungi and the filamentous algae protonema of mosses. The young ones grow, becomes adult, which gain the produce and the offspring in their returns. The cultivation and the multiplication of every individual maintained avoid extinction and due to their death. In one cell organism, growth and reproduction are the synchronous. An example, amoeba. Reproduction is not an exclusive character of living as some organisms do not produce. Worker bees, mules, and non-living objects do not increase in their by their reproducing themselves. हम जानते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है नॉन लिविंग नहीं कर सकते, बट बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं होते। मतलब जिंदा लड़के तो होते हैं, बट कभी कभी एक लड़का है लेकिन मिलने पे वो बेबी को बर्थ नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि वो इंसान जीवित नहीं है। अगर कोई इंसान बेबी को बर्थ नहीं कर पा रहा है तुम ये तो नहीं कह सकते कि वो मृत्यु है जब जीवित नहीं है। तो रिप्रोडक्शन क्या है ना, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन के द्वारा मतलब देखो अलग अलग जीव में अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। हम लोग के मेल फीमेल में क्या होता है ना कि लड़का लड़की आपस में कंबाइन करते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है। और कुछ प्लांट भी है जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि यीस्ट हो गया, यीस्ट में क्या होता है ना कि उसके बॉडी वो पूरा एक जितना जाता कोई प्लांट है या कोई जीव है जिसके बॉडी से एक एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है। वो एक्स्ट्रा पार्ट बाद में टूट के अलग होकर एक नया जीव बनता है जिसको ना बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग इज नथिंग, यीस्ट के शरीर पर एक कुछ नया उगकर एक नया प्लांट बन जाना, उससे हम लोग, या कुछ नया जीव बन जाना, उससे हम लोग बर्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, काफ़ी जल्दी सेल डिवाइड होना। मतलब कि क्या होता है जैसे आप कभी कोई देखा होगा कि छिपकली का पूँछ काटने के बाद उसका पूँछ काफ़ी चंद घंटों में वापस आ जाता है। ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, सेल काफ़ी जल्दी डिवाइड करते हैं और वहाँ पे ऑर्गन के पार्ट बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। बट हमारी धरती पे एक ऐसा अमर जीव भी है जिसको प्लैनेरिया कहते हैं। प्लैनेरिया एक कीड़ा के समान होता है जिसको अगर देखा जाए तो प्लैनेरिया जैसे मान लो एक कोई पिल्लू है, छोटी से काट दोगे ना, 2 भाग बचता है ना, वो दोनों भाग अब नया कीड़ा बन जाएगा जिसे हम लोग प्लैनेरिया कहते हैं। बट चाइना के लोग तो ऐसे चूतिए हैं कि वो लोग क्या करते हैं, इस प्लैनेरिया को भी भूज के खा लेते हैं। उनका बच्चे तो किसी भी काइंड ऑफ कीड़े को खा सकते हैं। अभी मोस्टली तो वो पिल्लू इल्लू अदर काइंड ऑफ वॉर्म्स कहते हैं उसको इंग्लिश में, फ्लैट वॉर्म, सिल्क, किसी चीज़ को भी फ्राई कर खा सकते हैं। उनका बच्चे तो वो सांप के जो कवड़ होते हैं ना, सांप के कवड़, छिलका, प्लस कैन यू नॉट गेस वो बाल तक को फ्राई कर खा सकते हैं, जो कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब कभी कभी देखा जाता है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों चीज़ सेम हो जाते हैं कुछ जीव में। तो एक यूनिसेलुलर होता है, उसको नॉर्मली मेल और फीमेल जरूरत नहीं होती, वो खुद को ही डिवाइड करता है। तो खुद को डिवाइड करना मतलब होता है ग्रोथ। अब उसके लिए बट ग्रोथ से ही वो आगे जाके बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है, जिस कारण हम कह सकते हैं वो ग्रोथ ही उसका क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यही उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या सेम है, जिस कारण उसको सिंक्रोनोमस कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग जो होता है उसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं होता है, ऐसा हमारा बुक कह रहा है, ठीक है। अब बात सही भी है, ऐसा प्रोसेस कैसे हो सकता है, ठीक है। अब हमारे अंदर कुछ ये फैक्ट्स है जो हम एक एक करके देखते हैं। टेबल पॉइंट 1 डिफरेंस एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की डिफरेंस। देखो मैंने बताया ही था, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे शरीर का डाइजेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है और कैटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो एनाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म घटता है तो कैटाबॉलिज्म। तो देखा जाए तो इसमें क्या कह रहा है, देखो एनाबॉलिज्म का डिफिनेशन बोल रहा है इट इज़ सम ऑफ द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब कि हमारे शरीर में जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जितने भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म, मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब एनर्जी चेंज क्या होता है, अब एनाबॉलिज्म में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, और कैटाबॉलिज्म में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। रटने की बात नहीं, फिजिक्स का टर्म लिया गया मतलब ये नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क क्या है, देखो किसी चीज़ को मूव करने के लिए तुम एनर्जी यूज़ करते हो ना, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा। मतलब किसी चीज़ को, मान लो साइकिल से तुम किसी को धक्का दे रहे हो तो वो बड़ा काइनेटिक एनर्जी है। अब तुम्हारे शरीर के अंदर जो पहले से एनर्जी जमा है उसे हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मान लो तुमने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद जो एनर्जी जमा हुआ है वो स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बाद में उस एनर्जी को तुम खाने के बाद तुम्हारे एनर्जी या तुम फिर साइकिल चलाते होगे, तो तुमने क्या किया, अपने बॉडी का उस पावर का यूज़ किया कुछ मूव करने के लिए, जिस कारण से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बात ये है कि जब लोग बच्चे होते हैं ना, तो हम लोग के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी बनता है। मतलब जो मान लो एक बच्चा जिम करता है तो उसके अंदर एक बहुत मात्रा में बॉडी बिल्डअप होता है, उसके अंदर शरीर का ग्रोथ होता है, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं उसके अंदर अब काफ़ी एनर्जी आ चुका है। लेकिन यही अगर जिम करने के लिए तुम्हें एजेंट इंसान को बोलोगे ना, तो वो जितना जिम करेगा उसके अंदर की हाँफने की क्षमता, सांस फूलने की क्षमता, बहुत सारे वीकनेस आने लगते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि अगर एक बच्चा दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन अगर एक बड़ा इंसान जो होता है वो अपने अंदर जमा हुई एनर्जी को ही यूज़ कर पाता है, उससे ज़्यादा वो करे तो वो काफ़ी ज़्यादा उनका सांस फूलने लगता है। अब उसके बाद सब्सटेंस, द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन द सिंपल, मतलब इसमें क्या होता है ना, एनाबॉलिज्म में हमारे शरीर का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपल बनता है। जैसे मान लो कि लोग कुछ भी ऊट पटांग खा लेते हैं, कचरा कुचरा, गोलगप्पे, कुछ भी यानी काइंड ऑफ कचरा खा लेते हैं, हमारा पेट उसको पचा लेता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो वो बूढ़े इंसान में उल्टा होता है, वो कोई अच्छा चीज़ भी खा लेना तो उसके पेट में कचरा बन जाता है। वो कारण ये होता है वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए समटाइम देखा होगा आपने, मान लो कुछ अच्छा चीज़ खिलाया किसी एजेड इंसान को, बट वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, कारण उनका डाइजेस्ट सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका होता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि कुछ कोई काफ़ी जटिल चीज़ खा लेना, और वो सिंपल का मतलब पूरा डाइजेस्ट कर लेना। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा एनर्जी। एनाबॉलिज्म में एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, लेकिन कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलता है। जैसे कि हम लोग में क्या होता है कि हम लोग पहले से इतना एनर्जी है कि हम लोग कहीं काम कर सकते हैं, बट किसी ओल्ड इंसान के अंदर पहले से एनर्जी नहीं होता है, तो वो जितना कोई काम करे उनका शरीर हाँफता है और काफ़ी मात्रा में वो उनको दिक्कतें आ जाती है, कारण से उन्हें हमेशा अपने एनर्जी को बचा कर रखनी चाहिए। ठीक है, अब प्रोसेस देखा जाए तो रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रोथ मेंटेनेंस, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। एनाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म कॉमन सी बात है, बच्चा है तो ग्रोथ तो होगा ही ना, एक बच्चे में तो एनाबॉलिज्म होता है, और वही एनाबॉलिज्म के कारण उसके अंदर काफ़ी फास्ट ग्रोथ भी होता है। लेकिन एक बूढ़े इंसान में उल्टा होता है, उसके अंदर मानता हूँ कि ग्रोथ नहीं होता है, बट उन्हें ग्रोथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि मान लो उन्हें कुछ डैमेज हो गया, कुछ चोट लग गया, तो रिकवर होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन बच्चों में काफ़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो लिविंग के कुछ हमने प्रॉपर्टी देखा, जैसे ये हमारा प्रोटोप्लाज्म, डिफिनिट लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो मैं बता रहा हूँ एक एक करके, इस चीज़ को ध्यान से समझो। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमारे सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और देखो डिफिनिट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उसका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम तक वो जीवित रहते हैं। जैसे इंसान 70 साल तक जीवित रहते हैं, हाथी 90-150 साल तक जीवित रहता है, गाय भी रहता है, तोता रहता है 150 साल, सबका अपना अपना लाइफ स्पैन है। तितली रहता है कुछ हफ्ते जिंदा रहता है, कुछ 1-2 हफ्ते तक जीवित रहता है तितली, तो ये उसका क्या है, जीवन काल है, लाइफ स्पैन है। ठीक है,
तो यही कारण है कि डिफिनिट लाइफ साइकिल क्या है, तो डिफिनिट मतलब फिक्स होता है, तो हर जीवित का लाइफ फिक्स है ना होगा यार, कौन सी बात है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, तुमने बताया ही, तो बच्चे को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है और कुछ नहीं, कौन सी बात है, सब में अलग होता है। कभी तो क्या होगा, आपने देखा होगा, एक आपने कहीं से पेड़ उखाड़ दिया, अगले दिन फिर से वहाँ पेड़ उगाया, कैसे, क्योंकि वहाँ पे लोग तुमने पेड़ उखाया, लेकिन पेड़ का कुछ पार्ट अभी वहाँ पे बचा रह गया होगा, जो कि उसे नए प्लांट उगने में काफ़ी है। या फिर अपने कोई बाथरूम में या फिर कहीं आपके काई लग गया होगा, उस काई को आप बड़ी ही आसानी से साफ़ करते होंगे, फिर आप देखते होंगे कि हफ्ते भर बाद फिर से वहाँ काई आ गया, ऐसा क्यों हुआ। देखो होता क्या, हम लोग काई तो हम लोग साफ़ कर लेते हैं, जिसे हम लोग एल्गी कहते हैं या फंगस, तो साफ़ तो कर लेते मानते हैं, बट साफ़ करने के बाद भी उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उस मान लो जो दीवार हो गया, उस दीवार के अंदर छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, उस पार्टिकल्स को हम लोग निकाल नहीं पाते, जिस कारण से बाद में वो पार्टिकुलर टाइम के बाद वापस से वो काई बन जाता है, ठीक है। और एक ये काई जो होता है ना, एल्गी जो होता है, एक बात ध्यान रखना ना कि ये एल्गी अगर उसे ना हटाया जाए तो 10 से 20 साल के अंदर एक पूरा का पूरा पेड़ बन सकता है उससे। धरती पे जब जीवित कोई पेड़ नहीं था ना, तो पेड़ का ही एक बाप होता है जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं। दुनिया में पेड़ का शुरुआत ही एल्गी से हुआ था, इसीलिए लोग कहते हैं द फादर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एल्गी। और फादर ऑफ बोटनी को हम लोग थियोफेरेस्टस भी कहते हैं, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोस्टली एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट पे, इसलिए हम उन्हें बोटनी के पिता कहते हैं। और जूलॉजी के पिता कौन है, तो एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या होता है, अपने जगह से आगे हो जाना, पीछे हो जाना, यही क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। एक होता है रेस्पायरेशन। देखो रेस्पायरेशन एक छोटा सा वर्ड है, कोई काम करने के बाद, देखो जब तुम कुछ खाते हो ना, तो खाने के बाद तुम्हें एनर्जी मिलता है, तो रेस्पायरेशन हो रहा है, मतलब कि वैसा प्रोसेस जहाँ पर तुम्हें एनर्जी मिले, हिंदी में श्वसन कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस। देखो इसका डिफिनेशन भी जान लो, रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर वी नीड एनर्जी, और when we eat anything or use anything like oxygen, food, anything we inhale and that break down into the simpler one and we get energy in the maximum amount, that is known as respiration। बस सीधी भाषा में ये है, कुछ भी खाओ पियो सांस लो, तुमको उससे एनर्जी मिलना चाहिए, देन तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है, वरना नहीं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, शरीर के अंदर जितने भी हो रहे हैं रिएक्शन को हम लोग सीधी बात से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सांस लेना छोड़ना, दिल का धड़कना, इसमें सब में कुछ ना कुछ रिएक्शन ही हो रहा है, जिसको हम लोग पूरा बॉडी के यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो खाना खा लो, शरीर में गया, न्यूट्रिशन कहला गया, अतः खाना खाना और उससे एनर्जी लेना, ये भी छोटा पार्ट है रेस्पिरेशन का, ठीक है ना। मतलब खाने से एनर्जी लेना क्या कहलाता है, सीधी बात न्यूट्रिशन। ये सीधा बोलो खा लो खाना, एनर्जी तो मिलेगा ही ना, कॉमन सी बात है। अब होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि सेल के में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, फिर से आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या करता है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एटीपी बनाता है, एनर्जी देता है। और गोल्जी बॉडी क्या करता है, उस एनर्जी को लेके पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब गोल्जी बॉडी के बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ क्या होते हैं, तो स्मूथ का काम होता है फैट्स बनाना, और जो सॉफ्ट जो रफ होते हैं उसका काम क्या होता है, राइबोसोम यानी कि ये प्रोटीन बनाना, ठीक है, ये सब काम होते हैं, ठीक है। और उसमें एक वैक्यूल होता है जो हमारे सही करता है, पानी को स्टोर करता है। तो ये सारे बातें और कुछ नहीं। और लोग एक एक करके बारे में जान लेते हैं। अब देखो इसका कुछ फेज़ है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखो कुछ इसके फेज़ है जो कि काफ़ी दिखाते हैं। कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनाबॉलिज्म हुआ कि कैटाबॉलिज्म हुआ, तो कॉमन सी बात है कि जब किसी चीज़ को एनर्जी की ज़रूरत हो रही है तो कॉमन सी बात है कि वो कैटाबॉलिज्म ही होगा। तो कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है। हेयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब खाना खाते तो पचता है ना, पचता हुआ थोड़ा बहुत टूटता है, इसे लोग रेस्पिरेशन भी कहते हैं।
रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग एनर्जी। ये भी बात कॉमन सी बात है, तुम खाना खाते हो तो सांस लेना छोड़ना भी रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं। दिस एनर्जी इज यूज टू कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी होना काफ़ी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि अगर ये एक्टिविटी ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। हर इंसान को जीने के लिए सांस लेना चाहिए, सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना भी ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म एक पैक्यूलियर कैरेक्टर है, जिसका मतलब होता है कि मेटाबॉलिज्म नॉर्मली किसी भी नॉन लिविंग बींग्स में दिखा नहीं करता है। अब देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर द मेड अप ऑफ सेल एंड न्यूमरस ऑर्गेनल्स ऑफ सेल कैरिड आउट वेरिएड and the coordinate function. Cellular organization is the defining characteristic of the living organism, as no non-structure it has cellular nature। मतलब क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर मतलब होता है सेल का भाग, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बनावट, मतलब कि सेल का हर एक भाग का एक बनावट होता है। जैसे कि देखो कोई भी जो जीव होता है ना, जीव के अंदर का जो जीव होता है वो सेल का बना होता है। और देखा जाए तो उसके अंदर सेल जो होता है, सेल की गिनती नहीं हो सकता, वो हो सकता है कि लाखों हो, करोड़ों हो, अरब हो, खरब हो, या एक सेल वाले जीव भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कौन जीव कितने साल मतलब कितने सेल से बना हो, इसे हम न्यूमरस सेल कहते हैं। मतलब कोई गिनती नहीं, कोई अंकित नहीं किया, कोई गिनती नहीं, ठीक है। और यही हम लोग इसे हम लोग सेलुलर नेचर भी कहते हैं, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये होना कंपलसरी है। किसी जीव में सेल ना हो तो जिंदा कैसे होगा, वो कॉमन सी बात है। जैसे वायरस हो गया, वायरस जो होता है क्या करता है ना, ऐसे तो अगर यहाँ पे खुला छोड़ा तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन इंसान के अंदर आते ही वो लिविंग बन जाता है, मतलब जिंदा जीव की तरह काम करने लगता है। यही कारण है कि वायरस हमारे लिए जानलेवा नहीं है जब तक वो हमारे से में जाता है। अगर आप सेफ्टी बरखो, मास्क लगाओ, ऐसा कुछ करो, तो अगर वायरस आपके पास भी आता है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो आपके शरीर के अंदर ना चला जाए, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर से अपना काम करवा कर अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। और आने समय में पूरे शरीर में आपके वायरस बढ़ने के कारण वो फाइनली अगर दिमाग में इंटर करके आपकी जान तक ले सकता है, ठीक है। और एक बार ये वायरस ब्रेन में पहुंचने के बाद किसी भी ह्यूमंस का जीवित रहने का संभावना ना के बराबर है, मतलब उसे बचाया तो जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, धरती पे कोई इलाज ही नहीं है उसका सब। हाँ, वो भगवान पे है, अगर वो बच गया तो ये एक मिरेकल से कम भी नहीं होगा। अब उसके आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब वही भाई, तुम किसी को चांटा मारो तो चुप थोड़ी ना जाएगा, वो तो जवाब देगा ही ना। मतलब कॉन्शियसनेस मतलब तुरंत में उसका रिस्पॉन्स आना, जवाब आना, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस various environmental external genital as well as the internal stimuli and to the response to the key balance condition called homeostasis. Consciousness is a defining property of all living organisms. Human beings is only the organism who is aware for the himself, and it is called self consciousness, the reaction or the response by an organism to change the environment and the called sensitivity, ठीक है। अब बात क्या है, देखो कॉन्शियसनेस एक ऐसा एबिलिटी है, मान लो कि तुम लोग कभी कभी क्या होता है कि एक होम्योस्टैटिस होता है। होम्योस्टैटिस कुछ नहीं है, बस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है ना, हमारे बॉडी का रेगुलेशन जो होता है उसे हम लोग होम्योस्टैटिस कहते हैं। मतलब कि उसके अंदर कौन कौन सा